हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी। आज जो है मैं आपके लिए अप्लाइड केमिस्ट्री जो कि एसबीटी बिहार का सिलेबस है, जिसका सेशन यानी कि ये जो न्यू सिलेबस है उसका आज हम इंट्रोडक्शन क्लास आज करेंगे। यानी कि जो अप्लाइड केमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस में आपके क्या क्या टॉपिक्स हैं, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। और रेगुलर क्लास करने के लिए जिस भी स्टूडेंट्स को ये मतलब अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ना है तो वो जा कर के नेक्स्ट एग्ज़ाम 8 PM जो हमारा ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वहाँ आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जिनके पास पहले से नेक्स्ट एग्ज़ाम 8 PM ऐप है वो वहाँ ऑलरेडी ज्वाइन वहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये अप्लाइड केमिस्ट्री जो हमारा सब्जेक्ट है वो आपको जो पढ़ना है उसके अंदर सिलेबस क्या क्या है, कितने टोटल यूनिट्स हैं वो हम देख लेते हैं पहले। तो इसमें जो टोटल यूनिट्स आपको पढ़ने हैं वो है यूनिट 5 तक के, यानी कि 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यानी ये टोटल आपको क्या है कि यूनिट 1 to 5 आपको पढ़ना है। तो देखिए यूनिट नंबर 1 से 5 तक हम एक एक करके देखेंगे उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स गिवन हैं, कितनी चीज़ें पढ़नी है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको इस क्लास में ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगा फील कि आपको कैसा रहेगा, यानी कि इंटरेस्टिंग रहेगा या नहीं रहेगा क्लास, ये आपको इंट्रोडक्शन क्लास से ही पता चल जाएगा। और आप क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरह से पढ़ने वाले हैं, कितना बेसिक से मैं आपको समझाऊंगी, ये सारी चीज़ें आपको इस क्लास को देख करके पता चल जाएगा। तो आपको पूरा ये क्लास देखना है, ठीक है। ये पूरा इंट्रोडक्शन है, इसको आप देख लीजिएगा तो इससे आप आराम से क्या है कि आगे जो भी रेगुलर क्लास आप करिएगा उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम एक एक करके देखेंगे कि क्या है। तो यूनिट नंबर 1 जो है हमारा वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट को ही देख लेते हैं कि ये क्या है। देखिए इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग दो चीज़ों को एक साथ जोड़ा गया है। यानी कि पहले हम एटम्स के बारे में पूरा पढ़ेंगे और उसमें जो भी आपके सिलेबस में गिवन होगा वो, और साथ ही हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग्स के बारे में, यानी एटम्स के बीच में होने वाली बॉन्डिंग्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यानी ये जो आपका यूनिट 1 है वो पूरी 2 पोर्शन में डिवाइडेड है। अगर मैं डिवाइड करना उसको चाहूँ या आप उसको देखेंगे जब सिलेबस को, तो अगर आप उसको पोर्शन में डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट यूनिट आपका 2 पोर्शन में आएगा। तो देखिए 2 पोर्शन कैसे, एक तो पूरा एटम का हो जाएगा और दूसरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका केमिकल बॉन्डिंग का। तो देखिए एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या हमें इसके अंदर पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले जो है वो है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था एटम का उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए उससे पहले आपको कुछ बातें यहाँ पे ध्यान रखनी होगी कि जो एटम्स हैं हमारे, यानी जो भी एटम है उसके बारे में क्या सोच थी पहले, या मतलब हिस्ट्री ऑफ एटम भी आपको जानना होगा कि एटम के बारे में लोग क्या समझते थे। तो देखिए सबसे पहले जो एटम के बारे में समझा जाता था वो क्या था कि एटम जो है आगे फर्दर डिवाइड आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह माना जाता था कि सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है वो एटम सबसे ही छोटा है, उसके आगे कोई मतलब कि उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, उसको तोड़ के कुछ और नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज़ जो है पहले से मानी जाती थी। फिर धीरे धीरे उस पर जो है एक्सपेरिमेंट्स हुए, डिस्कवरी हुआ किस चीज़ का, जो उसके अंदर पाया जाता है, यानी कि न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो ये सब के बारे में भी हम, ये जो भी चार्जेस इसके अंदर रहते हैं उनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है, कि किसने की डिस्कवरी किया। ये तो यानी कि जो स्टार्टिंग का जो क्लास होगा वो आपका यानी पूरा बेसिक का जाएगा, ठीक है। यानी कि जो आपका बेसिक जो भी टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू योर सिलेबस, यानी कि जो सिलेबस के अंदर आपके टॉपिक्स दिए हैं उसके लिए जो भी बेसिक चीज़ें आपको जाननी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि आप पहले से पढ़ चुके हैं और वो किसी को याद भी नहीं है, तो
तो आप एकदम डायरेक्ट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम पे आ जाएंगे हम, और फिर एकदम से कैसे समझ आएगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं यहाँ पे। पहले हम बेसिक क्लियर करेंगे, यानी कि एटम्स के जो भी पार्टिकल्स, यानी कि जो भी इसके अंदर पार्टिकल हैं हमारे, यानी कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे। और फिर आएंगे हम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। और डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल ऑफ एटम्स आए हैं, क्योंकि भाई उसमें क्या हुआ है कि धीरे धीरे सारी चीज़ की डिस्कवरी होती गई, एक साथ तीनों चीज़ की नहीं हुई है। यानी कि जो भी उसका 3 आइटम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये तीनों एक साथ डिस्कवर नहीं किए गए थे, एक एक करके डिस्कवरी हुई। तो उसी के अकॉर्डिंग सारे जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि अपना अपना पोस्टुलेट रखा, यानी कि जो अपनी अपनी बात है वो रखी एटम के मॉडल से रिलेटेड, ठीक है। यानी कि अपना अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया गया, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे अपने इस यूनिट को, स्टार्टिंग में बेसिक जानने से रिलेटेड, ठीक है। तो यानी हम बेसिक जानेंगे, उसके बाद हम जो है आगे अपना जो मेन सिलेबस है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपको क्या पढ़ना है, रदरफोर्ड मॉडल के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है, यानी कि रिलेटेड टू फोटोन्स। आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में मैं बताऊंगी कि क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और साथ ही साथ बोर्स थ्योरी हम देखेंगे। यानी कि क्या क्या हम देख रहे हैं, बोर्स थ्योरी देख रहे हैं, बोर्स थ्योरी, और जिसके अंदर आपको कुछ चीज़ें एक्सक्लूडेड है, जैसे कि एनर्जी का एक्सप्रेशन, ठीक है। एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है या रेडियस वगैरह जो भी उसके अंदर न्यूमेरिकल टाइप का चीज़ है, यानी कि जो आपको वो ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है आपके सिलेबस में कि इसमें क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी एंड रेडियस टू बी ओमिटेड, यानी कि वो जो है एक्सक्लूडेड है, वो टॉपिक इसके अंदर नहीं रहेगा। बाकी सब चीज़ हम पढ़ेंगे, यानी क्या क्या थ्योरी थी बोर्स की। नील बोर्स एक साइंटिस्ट थे, तो उनका क्या थ्योरी था, उनका क्या मतलब कि पॉइंट था रिलेटेड टू एटम, ठीक है, वो चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। ये हो गया बोर्स थ्योरी का। फिर उसके बाद आएगा हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेनेशन। अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में कि ये क्या चीज़ है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो ओवरऑल अगर आप देखिएगा ना स्टूडेंट्स, तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। हमारा यही यूनिट नहीं, बाकी पूरा यूनिट मैं आपको एक एक करके अभी बताऊंगी, तो आपको सब पता चलेगा कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। ये एटम के बारे में जानना, क्या पहले सोचते थे लोग, और फिर धीरे धीरे कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट और डिस्कवरी हुई बाकी चीज़ों की, तो वो कैसे कैसे हुआ, वो सारी चीज़ हम देखेंगे। तो आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में कि कैसे क्या हुआ, किसने क्या थ्योरी दी। ऐसे आपको नहीं पढ़ना है कि क्या है ये भी थ्योरी, ये भी साइंटिस्ट का थ्योरी है, वो भी साइंटिस्ट का थ्योरी है, अपना अपना बात है, ऐसे नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि कोई चीज़ जब स्टार्टिंग में आप देखते हैं या कोई नई चीज़ सबके लिए होती है, तो वो उसके बारे में सोच अलग होती है उस वक्त। फिर कुछ दिनों के बाद जब आप उस पर एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, तो आपकी फिर उसको लेकर के अलग सोच बन जाती है, अलग थॉट आप रखते हैं उस चीज़ को लेके। फिर धीरे धीरे करके क्या होता है कि हम उस पर जब वर्क करते हैं उस चीज़ पे, तब जाके हमें पता लगती है कि असल चीज़ वो क्या है। तो इसी तरह से आप एटम को समझिएगा कि एटम का हम बेसिक से जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, या बोर्स थ्योरी हो, या रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम हो, ठीक है, या फिर आपको जो भी चीज़ इसके अंदर है, डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिस्ट के जो भी पोस्टुलेट्स हैं, वो सारी चीज़ आपको इसमें पता लगेगी कि कौन क्या सोचता था और किस लिए सोचता था वो। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे वो सारे मॉडल जो हैं वो उनके ड्रॉबैक्स, उनकी कमियां भी आने लगती हैं। क्यों? क्योंकि जो पहले वाली चीज़ है उस जो नई चीज़ है उससे मैच नहीं करती है, क्योंकि हम उस पर ऑलरेडी वर्क कर चुके होते हैं और उस चीज़ के बारे में हमें और चीज़ें पता लगने लगती हैं, ठीक है। तो यही चीज़ होता है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि इतनी सारी थ्योरी दी हुई है, ऐसे आपको एट ए टाइम एकदम से नहीं देखना अपने सिलेबस को कि ये सारा चीज़ भी दिया हुआ है, ये भी अजीब है। यानी कि इसके अंदर जो है मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है, वेव मैकेनिकल मॉडल, वेव मैकेनिकल मॉडल, और इसी में हम पढ़ेंगे डी ब्रॉगलीज रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है, डी ब्रॉगलीज रिलेशनशिप।
तो देखिए आपको इसमें इतना ये नहीं लेना है कि बहुत ज़्यादा अजीब है, मतलब बहुत ज़्यादा बोरिंग होगा, तो ऐसा उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ जो लोग ऐसा सोचते हैं, ठीक है। बाकी जो इंटरेस्टिंग समझते हैं उनको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग ही लगने वाला है, क्योंकि हम एक एक चीज़ को बेसिक पूरा क्लियर हम करने वाले हैं, उसके बाद ही आगे हम किसी टॉपिक पर जाएंगे, ठीक है। तो उससे रिलेटेड मैं अच्छे से एग्जाम्पल्स, जो भी उससे रिलेटेड होगा मैं अच्छी तरह से एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, यानी कि अब इसमें क्या है कि अलग जो है प्रिंसिपल्स भी है हाइजेनबर्ग का, वो हम देखेंगे। उसके बाद क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि अब जो है एटम इतना ज़्यादा, उस टाइम तो था कि डिवाइड ही नहीं हो रहा था, और अब ऐसा है कि एटम के अंदर इतनी चीज़ें हैं कि हमें लग रहा है कि उसमें जगह भी होगी या नहीं, ऐसा आप सोचने लगेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है कि अब अंदर में ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स का जो भी शेप होता है वो कैसा रहेगा, जैसे कि आपने सुना है SPDF, पहले भी आपने पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है कि एकदम से नया है, आपने एटम के बारे में थोड़ा बहुत भी पहले पढ़ा होगा, तो यहाँ पे आपको समझ आएगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर भी ऑर्बिटल्स हैं, तो SPDF, तो सबका अलग अलग शेप है, उसके अंदर किस तरह से ओरिएंटेशन है उसका, वो चीज़ हम देखेंगे इसमें, ठीक है। आगे जो है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी देखेंगे, तो ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो देखेंगे। फिर इसके अंदर आपको और चीज़ क्या जाता है, अबाउस प्रिंसिपल, तो ये डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं, इनके अकॉर्डिंग क्या क्या होना है। फिर उसके बाद क्या है कि हमारा जो ऑर्बिटल को फिल कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो आप फिल करते हैं वो जो इस तरह से फिल करते हैं वो किस तरह करते हैं, मतलब ये क्या इसका रूल है, ये सारी चीज़ हम देखेंगे उसके अंदर, ठीक है। आपने ऐसे तो देख लिया होगा KLMN, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने कर लिया होगा, लेकिन आपने जो है इस तरह से भी किया होगा, तो आपको यहाँ पर भी बेसिक पता चलेगा कि कैसे कैसे जो है इलेक्ट्रॉन हम फिल करते हैं, ये ऐसे क्यों रहता है, या ऐसे ही हम क्यों नहीं रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। क्वांटम नंबर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, अब बाउस प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हुंड्स रूल है, यानी उसके बारे में भी पढ़ना है हमें। और लास्ट में, यानी ये जितनी चीज़ें हम जब पढ़ लेंगे, सारे रूल्स सब कुछ सारी चीज़ें, लास्ट में जाकर के हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कितने एलिमेंट्स का, 30 एलिमेंट्स का, यानी कि एटॉमिक नंबर 30 तक के, अप टू एटॉमिक नंबर 30 तक के आप क्या करिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा। किस तरह से, इस तरह से, ठीक है। 288 करके तो आपने काफ़ी कर लिया होगा, अब क्या है इस तरह से हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। वो भी कितना एलिमेंट, जो भी एलिमेंट्स है 30 जिनका मतलब एटॉमिक नंबर है, वहां तक के हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखिए ये वाला पोर्शन, अगर मैं कहूँ यूनिट नंबर 1 का 2 पोर्शन है, तो एक पोर्शन हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा जब हम सारा कुछ पढ़ के उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे। फिर आ जाती है बात केमिकल बॉन्डिंग की। अब जो एटम्स हैं वो अंदर आपस में जो कनेक्टेड है, यानी डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं मिल करके। तो जो कंपाउंड्स बनाते हैं जैसे कि H2O है ना, तो या कोई भी कंपाउंड है, तो उसमें क्या है कि डिफरेंट एटम मिक्स है, यानी कि मिक्स नहीं कहेंगे, मतलब कि जुड़े हुए हैं। तो जुड़े हुए हैं तो आपस में क्या है, एक बॉन्डिंग है। जैसे कि हमारे मतलब कि हम लोगों में क्या है कि भाई रिलेटिव्स हैं, तो उसमें आपस में हमारी बॉन्डिंग है ना, किसी से कम है किसी से ज़्यादा है। सेम उसी तरह से क्या होता है कि केमिकल बॉन्डिंग होती है बिटवीन द एटम्स या अमंग द एटम्स, ठीक है। तो एटम्स के बीच में क्या होता है कि बॉन्डिंग होती है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग हम इसके अंदर पढ़ते हैं। और उससे पहले आपको क्या पढ़ना है कि इसका कॉज क्या है, आखिर जो बॉन्डिंग हो रही है वो क्यों हो रही है, पहले वो चीज़ देखेंगे कि कॉजेस ऑफ बॉन्ड क्या है, ठीक है। बॉन्डिंग की मतलब बॉन्डिंग का कॉज क्या है, कारण क्या है, आखिर क्यों बन रहा है बॉन्ड, ठीक है। दूसरा फिर हम देखेंगे अगर बॉन्ड बन रहा है तो फिर वो कितने टाइप का बॉन्ड है।
जैसे कि आयनिक हो गया, है ना, कोवेलेंट हो गया। तो ये जितने टाइप के बॉन्ड्स हैं, डिफरेंट आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि NaCl, CaCl, MgO, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, और फिर आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया हुआ है। फिर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ना है। अब कोवेलेंट में पोलर और नॉन पोलर जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं उनके बारे में, अब उसमें भी कुछ जो है कंपाउंड्स आपको गिवन है, उसका हम देखेंगे कि कैसे बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आपको आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, ओजोन वगैरह दिया हुआ है, तो उसको हम देखेंगे कि वो कैसे बन रहा है, ठीक है। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग के बारे में हम देखेंगे, टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट फिर आ जाता है उसके बारे में कि डाइपोल मोमेंट क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाता है, एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ NH3H2O ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो एनामोलस प्रॉपर्टीज है वो हम देखेंगे कुछ चीज़ों का, जैसे कि हमारा वाटर है और अमोनिया है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो रहा है उस पर, है ना, मतलब कि एनामोलस प्रॉपर्टीज क्या है उसकी। तो ये सारी चीज़ हम देखेंगे, व्हाट इज एनामोलस, ठीक है। तो सारी चीज़ हम वहाँ पे क्लियर करेंगे जब हमारा टॉपिक आएगा उसके साथ साथ। तो ये चीज़ें यहाँ पे ये हो गई कि भाई यूनिट नंबर 1 में हमने ये पढ़ना है। अब एक और लाइन है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। आपको क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन, और उसका कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए, वो इसी के अंदर है, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे कि आपको क्या है, बेरिलियम क्लोराइड है, फिर BF3 और क्या है, मीथेन है, ठीक है, अमोनिया है, वाटर है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है हमें स्ट्रक्चर देखना है इन मॉलिक्यूल्स का, शेप देखना है, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स गिवन है आपको सिलेबस में, उसका हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये क्लियर हो गया हमारा यूनिट नंबर 1। अब आ जाते हैं हम यूनिट नंबर 2, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि यूनिट नंबर 2 हमारा क्या है, काफ़ी वेल नोन चीज़ है, यानी कि जो बहुत कीमती चीज़ भी जिसको हम कह सकते हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ जो हमारा नेसेसिटी है, ठीक है, जो कि हमारी ज़रूरत है, वो क्या है, यूनिट नंबर 2 है, जिसका नाम है वाटर। तो देखिए ये तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा ही लगेगा, वाटर, ठीक है। अब वाटर तो आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में कि चलो वाटर ऐसी चीज़ है कि हम उसको यूज़ करते हैं, फिर हम इसके बिना हम रह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ है, हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो क्यों ना हम इस चीज़ के बारे में जाने जो हम ले रहे हैं, यानी कि जो हम पानी को ले रहे हैं, पी रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, किसी भी नीड में हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि आपको इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है कि ये आखिर इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। आखिर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसके अंदर वाटर का क्या इंपॉर्टेंस है, वहाँ पे हमें देखना होता है। वाटर के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें, जैसे कि सबसे स्टार्टिंग में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले वाटर के बारे में, जो कि है जो हमारा वाटर है उसका इंट्रोडक्शन, है ना। इंट्रोडक्शन आपको पता है, आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं इंट्रोडक्शन से, कि वाटर हमारे लिए कितना अहम रखता है, ठीक है, अहमियत रखता है। तो इसमें क्या है कि सोर्स ऑफ वाटर जो है सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कहाँ से जो है पानी आ रहा है, या इसके सोर्सेस क्या क्या हैं, सोर्सेस ऑफ वाटर, ठीक है, ये चीज़ आप पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हार्डनेस भी पाई जाती है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर होता है, जिसके अंदर जो है आपको कहीं हार्ड वाटर होता है, कहीं सॉफ्ट वाटर होता है। तो हार्डनेस जो होती है वाटर की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। हार्डनेस आखिर पानी की क्या होती है वो पढ़ेंगे। उसके साथ आपको हार्डनेस यानी डिग्री ऑफ हार्डनेस होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिग्री ऑफ हार्डनेस जो है वो दिया हुआ है आपको कि CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट होता है, उसके इक्विवेलेंट ही हमें पढ़ना है। CaCO3 के इक्विवेलेंट हमें पढ़ना है, ठीक है। तो वो डिग्री ऑफ हार्डनेस है। फिर आ जाता है आपको हार्डनेस के अंदर
ये हार्डनेस आप पढ़ेंगे, ठीक है, इक्विवेलेंट टू कैल्शियम कार्बोनेट। और फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे इसी में यूनिट क्या है आखिर हार्डनेस की, यूनिट ऑफ हार्डनेस, ठीक है। यूनिट ऑफ हार्डनेस पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ वाटर हार्डनेस। अब हमने तो जान लिया कि हार्डनेस ऑफ वाटर क्या है, उसका यूनिट भी देख लिया, उसका डिग्री भी देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, कैसे मेजर करते हैं, तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स देखेंगे बाय EDTA मेथड, ठीक है। EDTA मेथड से आपको इसका वाटर का क्या करना है, वाटर हार्डनेस चेक करनी है। अब ये इसको आप मेजर किस तरह से करिएगा, है ना, तो मेजर किस तरह से करिएगा, वो चीज मेथड जो है हमारा वो कौन सा रहेगा, EDTA मेथड। मैं आपको बताऊंगी कि ये मेथड क्या होता है, कैसे किया जाएगा, वो सारी चीज हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको म्युनिसिपल सप्लाई ऑफ वाटर, अब सप्लाई ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे, फिर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज हो गया। फिर इसी में आ जाएगा वाटर सॉफ्टनिंग। अब हमने हार्डनेस के बारे में सारी चीज देख ली कि वाटर का हार्डनेस क्या है, कि मतलब उससे रिलेटेड सारी चीज कैसे मेजर करते हैं। अब आ जाएगी बात सॉफ्टनिंग करने का जो टेक्निक है, यानी कि सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर का टेक्निक क्या है, सॉफ्टनिंग यानी अब उसको सॉफ्ट किस तरह किया जाए, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। अब इसका जो टेक्निक है वो है, बहुत तरह का टेक्निक होता है, जिसमें से कि आपको पढ़ना कौन सा है, सोडा लाइम। सोडा लाइम प्रोसेस आपको पढ़ना है कि इस प्रोसेस से कैसे सॉफ्ट किया जाता है वाटर को, हार्ड वाटर को, सोडा लाइम प्रोसेस, ठीक है। सोडा लाइम प्रोसेस से हम कैसे सॉफ्ट करते हैं वाटर को, वो देखेंगे। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब वाटर के अंदर कितना जो है ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, यानी उसका डिटर्मिनेशन करेंगे, उसको डिटरमाइन करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। वाटर क्वालिटी इंडेक्स देखेंगे कि क्या होता है। फिर उसी के अंदर आपने पहले भी सुना होगा BOD एंड COD के बारे में। ये क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, और ये है हमारा केमिकली ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि इसके बारे में हम देखेंगे कि है क्या, और इस पे जो है हमें मेन करना क्या है, न्यूमेरिकल्स करने हैं, सिंपल न्यूमेरिकल्स करेंगे आप इसमें। और इस तरह से क्या होगा कि आपका यूनिट नंबर 2 भी फिनिश हो जाएगा। तो आपने क्या क्या पढ़ा, अब एकदम से आप पहले आपने जब रीड किया होगा सिलेबस को अपने, तो आपको थोड़ा सा लगा होगा कि क्या क्या चीज़ है, मतलब कि वाटर के बारे में तो जानते हैं, सोर्सेस ऑफ वाटर तक ठीक है, लेकिन हार्डनेस से आपको लगा होगा कि क्या है ये, कैसे होगा, है ना। तो अब यहाँ पे आप देखिए कितना इजी हो रहा है आपके लिए कि आपको क्या पढ़ना है। सिर्फ आप ये चीज माइंड में सोचिए कि कैसे पढ़ना है, वाटर को हमें क्या, कहाँ से, सोर्स ऑफ वाटर क्या है। अब उसका जो है हार्डनेस हमें पता है कि वाटर के अंदर हार्डनेस होती है, अब वो कैसे मेजर किया जाता है, या उसका यूनिट क्या है या डिग्री क्या है। उसके बाद वो हार्ड वाटर तो जान लिया हमने, उसके बाद हम सॉफ्ट कैसे करेंगे उसको, उसके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक प्रोसेस दिया हुआ है सिलेबस में आपके, जो कि है सोडा लाइम प्रोसेस, और उसी से आप क्या करिएगा कि वाटर की सॉफ्टनिंग टेक्निक को जानिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये जो है BOD यानी कि जितना भी वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है उसके बारे में आप डिटर्मिनेशन करिएगा, वाटर की क्वालिटी इंडेक्स जानिएगा, और इसमें BOD और COD पर न्यूमेरिकल करना है आपको, ये आप जान लीजिएगा कि क्या है। उसके बाद न्यूमेरिकल, तो एकदम इतना सा आपका वाटर का जो है यहाँ पे पोर्शन है यूनिट नंबर 2 के अंदर, ठीक है। तो यूनिट नंबर 2 तो हो गया। अब हम करते हैं यूनिट नंबर 3, जो कि और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा, ठीक है। वो क्या है हमारा, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, ठीक है। तो जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स होते हैं वो हम इंजीनियर्स के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, ये चीज़ आपको ये पढ़ के पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए थर्ड आ जाता है हमारा इंजीनियरिंग मटेरियल्स, इंजीनियरिंग मटेरियल्स। अब देखिए स्टूडेंट,
इंजीनियरिंग मटेरियल जो होते हैं, यानी कि आप जो है अभी आप कर रहे हैं डिप्लोमा कर रहे हैं, डिप्लोमा करने के बाद आप क्या करिएगा कि बीटेक करिएगा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपको उसके बाद आप क्या होगा, आपकी जो जॉब लगेगी या फिर कहीं आप किसी फील्ड में जॉब करेंगे, कहीं भी आप वर्क करेंगे, तो आपके जिस भी तरह की फील्ड हो, चाहे वो किसी चीज़ की भी फील्ड हो, वहाँ पे आप किसी न किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे होंगे एज एन इंजीनियर, ठीक है। तो वो प्रोडक्शन करने के लिए, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आपको सबसे पहले मटेरियल सेलेक्ट करना होता है ना। कोई चीज़ हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे वो कोई एग्जाम्पल आप लाइफ में ले लीजिए, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ मटेरियल हमें सेलेक्ट करना होता है। तो वो मटेरियल जब आप सेलेक्ट करिएगा तभी किसी चीज़ का प्रोडक्शन आप कर पाइएगा। और वो सिलेक्शन आप किस बेसिस पे करते हैं, क्योंकि आपको उस मटेरियल का पता है कि उसका यूज़ क्या है या उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, उसके बारे में आप जानते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए आप उसको जान के तभी तो उसको सेलेक्ट करिएगा, है ना। आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होंगे, लेकिन आप सेलेक्ट उसी को करिएगा जो चीज़ आपको बनानी है उसके लिए वो सुइटेबल है या नहीं। तो सेम बात आ जाती है कि यहाँ पे इंजीनियरिंग मटेरियल्स आपके लिए, आप कोई चीज़ बनाइएगा कहीं पर, ठीक है, आप किसी भी चीज़ की फैक्ट्री देखते हैं, कहीं पे भी इंडस्ट्री कोई भी देखिए, सबसे पहले मटेरियल को चुना जाता है, ठीक है। तो आप इस यूनिट में इसी के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स, इंजीनियरिंग मटेरियल, जिससे कि आप क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको मटेरियल के बारे में जानना होगा, जो कि दो तरह का मटेरियल होगा, या तो मेटल्स में होगा, यानी कि मेटेलिक इंजीनियरिंग मटेरियल्स अगर हम मटेरियल के टर्म में कहें तो, और ऐसे अगर आप कॉमन वर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो वो है मेटल्स, ठीक है। और दूसरा जो है मेटल्स नहीं हो जो, यानी कि नॉन मेटेलिक इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो इसमें क्या है कि नॉन मेटल्स आप एज अ कॉमन वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स हो गया। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि पहले हमें अपने सिलेबस में क्या पढ़ना है। तो अगर आप पोर्शन डिवाइड करेंगे यूनिट नंबर 3 का, तो यूनिट नंबर 3 का पोर्शन आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 2 पार्ट्स अगर नहीं करना है तो अब उसके अंदर भी देखिए पहला पार्ट जो है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक क्या होता है, या तो प्योर मेटल होगा, है ना, प्योर मेटल के बारे में डिस्कशन होगा। फिर आपको मेटल हर जगह सिर्फ प्योर मेटल यूज़ नहीं होता है, आपको पता है कि कुछ ना कुछ उसमें मिलाया जाता है, उसको हम अलॉय कहते हैं, यानी कि दूसरा मेटल मिक्स करना, या दूसरा नॉन मेटल भी हो सकता है, कभी मिक्स हो जाता है, लेकिन आपको मेटल्स का जो मिक्सचर होता है उसको हम कहते हैं अलॉय। तो यानी कि अलॉय मेटल आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो अलॉय मेटल्स एंड प्योर मेटल्स। तो आपका जो यूनिट नंबर 3 है वो अगर आप डिवाइड करेंगे तो एक पोर्शन आपको मेटल्स का हो जाएगा, यानी कि ये प्योर मेटल्स, उसके बारे में आपको क्या क्या है अभी मैं बता रही हूँ आपको। दूसरा आपको अलॉय मेटल्स के बारे में, और तीसरा आपको नॉन मेटल्स के बारे में, ठीक है। तो पहला जो है वो है मेटल्स के बारे में। तो यानी कि तो मटेरियल चुनना है, तो अब उस मटेरियल के बारे में जानिएगा ना कि वो कहाँ से आ रहा है, आखिर उसका ईजाद कहाँ से हुआ। तो वो चीज़ क्या है कि मेटल्स है। तो सबसे पहले बात करें मेटल की, तो मेटल आ कहाँ से रहा है, ऑकरेंस ऑफ मेटल्स आपको पढ़ना है, यानी कि ये मेटल पाया कहाँ जा रहा है, कैसे उसको निकाला जा रहा है, कहाँ से उसको प्योर बनाया जा रहा है। तो ये सारा प्रोसेस जो होगा ये मैं आपको बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में बताऊंगी आपको जब क्लास होगा इसका यूनिट नंबर 3 का। तो उसमें आपको मैं इस टॉपिक के बारे में बताऊंगी कि कैसे मेटल का एक तो ऑकरेंस कितना है ना, कि कैसे पाया जा रहा है मेटल, ठीक है, कितने परसेंटेज में पाया जा रहा है, इंडिया में कितने परसेंट में पाया जा रहा है। आपको पता है अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, अब वहाँ पे मतलब खुदाई होती है और वहाँ से हमें मिलता है, पत्थर वत्थर के फॉर्म में मिलता है, और फिर उससे कैसे उसके अंदर से मेटल को निकालना, उसको कहते हैं मेटलर्जी। उसके बारे में आपको पढ़ना है फर्स्ट पोर्शन के अंदर, यानी कि मेटलर्जी क्या है, ठीक है। मेटलर्जी प्रोसेस होता क्या है कि मेटल को किस तरह से उसके ओर से निकाला जाता है। अब कितने लोगों को पता नहीं होगा कि ओर क्या है, तो ऐसा नहीं है, पढ़े होंगे सीरियसली तो थोड़ा बहुत तो पता होगा कि ओर क्या होता है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी पता है तो यहाँ आपको बेसिक से मैं बताऊंगी कि ओर क्या है। ओर जो होता है वो मेटल जो पाया जाता है वो अपने प्योर फॉर्म में नहीं पाया जाता, उसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ वगैरह होती हैं जिनको हम मिनरल्स या ओर कहते हैं। हम मिनरल और ओर के बीच का डिफरेंस भी मैं बताऊँगी इस क्लास में, ठीक है। और जो मेटलर्जी प्रोसेस है
यानी कि अब वो किस किस का पढ़ना है आपको, अब ये बात आ जाती है। तो मेटलर्जी एक तो प्रोसेस बहुत अच्छा होता है, किस तरह से तरीके से निकाला जाता है, ठीक है, वो मेथड हम कॉमन एक बार देख लेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे क्या कि आपको सिलेबस में जो दिया हुआ है वो है आपको 3 हमारा जो मेटल है उसके बारे में, यानी कि एल्युमिनियम के बारे में आपको पढ़ना है मेटलर्जी, यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम इट्स इंपॉर्टेंट ओर। यानी कि अब देखिए इंपॉर्टेंट ओर भी एक वर्ड है, ओर ही नहीं है, इंपॉर्टेंट ओर, क्योंकि देखिए डिफरेंट परसेंटेज में पाया जाता है, ठीक है। कोई 2 पत्थर है, ठीक है, 2 पत्थर, अब इसमें क्या है कि बहुत कम मेटल इसके अंदर एल्युमिनियम होगा, मैं एग्जांपल ले लेती हूँ एल्युमिनियम, तो इसमें क्या है थोड़ा ही सा एल्युमिनियम होगा, फिर दूसरे में क्या है कि बहुत ज़्यादा एल्युमिनियम है, तीसरा पत्थर ऐसा मिलेगा जो कि ऐसा छोटा छोटा पत्थर नहीं होता है, इतने बड़े बड़े चट्टान के फॉर्म में होता है, ठीक है, उसको हम क्रश वगैरह करते हैं, जो भी स्टेप्स होते हैं वो सारी चीज़ हम देखेंगे, तो वो उसमें से निकाला जाता है मेटल को। तो क्या होता है कि उसमें किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा, तो हर ओर का एक नाम है ना, हर मेटल का ओर होता है, आयरन का ओर अलग है, ठीक है, तो उसका नाम अलग है, ठीक है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट वगैरह। फिर उसके बाद एल्युमिनियम का भी ले लीजिएगा तो बॉक्साइट वगैरह आपको मिल जाएगा। तो उसमें क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ ओर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसमें से कि आपको निकालना भी क्या हो कि फ़ायदा भी हो, हमें कम से कम घाटे में तो नहीं जाएंगे हम, तो वो भी चीज़ हम देखते हैं कि किस में ज़्यादा परसेंटेज में है, तब उससे निकालने में हमें फ़ायदा होता है, क्योंकि हमें इकोनॉमिकल भी सोचना होता है कि इकोनॉमिकली भी हमारा वो मेथड काम आएगा या नहीं, क्योंकि हमें खर्चा ज़्यादा करके इतनी सी चीज़ नहीं निकालनी होती है, हमें कम खर्च करके ही ज़्यादा चीज़ निकालने का होना चाहिए कि हाँ भाई निकाल सकें उसको। तो वही चीज़ है कि हर एक ओर में से नहीं निकलता है, उसके इम्पॉर्टेंट ओर से हम निकालेंगे जो हमारा प्योर मेटल है, और वो कौन कौन सा दिया हुआ है, एल्युमिनियम हो गया, फिर आ गया आपको कॉपर और आयरन, ठीक है, जो कि बहुत अच्छे से आपको अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि क्या क्या मेथड होता है, कैसे कैसे जो है कॉपर को निकाला जाता है, एल्युमिनियम को और आयरन को, ठीक है, जिसके अंदर आप देखिएगा आयरन के अंदर तो आपको ब्लास्ट फर्नेस का देखिएगा कि कैसे एक फर्नेस होता है, उसके अंदर से आयरन को पिघला करके निकाला जाता है, ठीक है, ऐसे ही फिर एल्युमिनियम भी है, कॉपर भी है, तो वो सब भी हम देखेंगे कि कैसे जो है उसको निकाला जा रहा है, ठीक है। ये हो गया मेटलर्जी प्रोसेस। मेटलर्जी प्रोसेस क्या होता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स इंपॉर्टेंट ओर, ठीक है, या ओर से जो है हम निकालते हैं मेटल को, उस प्रोसेस को हम मेटलर्जी कहते हैं। तो हम ये तीनों का पढ़ेंगे। ये हो गया आपका प्योर मेटल से रिलेटेड, तो ये पोर्शन फर्स्ट पोर्शन में आ गया है, ठीक है। अब सेकेंड पोर्शन अगर हम देखें मेटल्स के अंदर ही एलॉय मेटल्स का कि व्हाट इज एलॉय, ठीक है, सबसे पहले बात आती है। तो एलॉय क्या है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स है, 2 या 3 मेटल्स का जो है मिक्सचर होता है, तो वो क्या होता है हमारा एलॉय बनता है। अब एलॉय जो बनता है क्यों बनता है, तो इसके अंदर आपको पर्पस ऑफ एलॉइंग का पढ़ना है कि क्यों, आखिर एलॉय क्यों बनाते हैं, हम प्योर क्यों नहीं ले लेते हैं, क्योंकि देखिए हम एक चीज़ का यूज़ हम तब करते हैं ना, उसमें हम मिलावट किसी चीज़ की तब करते हैं जब हमें उसकी प्रॉपर्टी पता हो। यानी कि जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे, एल्युमिनियम जो है हमारा वो एरोप्लेन आप देख रहे हैं एरोप्लेन, तो एरोप्लेन का जो बॉडी होता है वो एल्युमिनियम से बनता है, ये तो पता है। क्यों बनता है, क्योंकि उसे हवा में उड़ना होता है, तो हवा में उड़ने के लिए जितनी लाइट से लाइट मेटल हमें मिले या मटेरियल मिले वो हम चुनेंगे। तो क्या होता है कि एल्युमिनियम हमारा जो है वो सिलेक्ट किया जाता है उसकी बॉडी को बनाने में, एरोप्लेन की बॉडी, फ्लाइट की बॉडी को बनाने में, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि एल्युमिनियम चुना गया तो खाली एल्युमिनियम से बन रहा है, नहीं, उसके अंदर भी कुछ एलॉय मिक्स किया जाता है, जिससे कि बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। उसे एक एटमॉस्फेयर से दूसरे एटमॉस्फेयर में घुसना होता है, तो उसके लिए वहाँ की ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसके अंदर और भी मेटल्स को ऐड किया जाता है कि वो कोरोड ना हो सके, ठीक है ना, उसका रिएक्शन बाकी जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं एयर में, एयर में
जो मॉइस्चर वगैरह ये सारी चीज़ प्रेजेंट है, उससे कोई रिएक्शन ना हो या उससे कोई इफेक्ट हमारे मेटल को ना पड़े। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। तो एल्युमिनियम के अंदर बाकी एलॉय भी मिक्स किया जाता है जिससे कि उसकी प्रॉपर्टी को और ज़्यादा इन्हेंस किया जा सके। ठीक है, यानी कि उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो किसी चीज़ को, यानी हम अगर मेटल की ही बात करें तो मेटल में हम एलॉय हम क्यों बनाते हैं, मेटल में मेटल को मिक्स हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा जो मटेरियल यानी कि जो हमारा चीज़ तैयार होने वाला है उसके अंदर हमें वो प्रॉपर्टीज़ चाहिए। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीज़ है, अब डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स होते हैं और सारे मेटल्स से एलॉय नहीं बन जाता है। ये नहीं कि किसी को भी लिया उठा करके दोनों मेटल को मिला दिया, नहीं, वैसे नहीं, एक मेथड होता है एलॉय बनाने का भी। ठीक है, और वो सारे मेटल्स को मिक्स करके नहीं बन जाता है। कोई ऐसा मेटल भी है, एक होता है ना कि भाई एक इंसान के दूसरे इंसान से नहीं पट रही, ज़रूरी नहीं है कि सारे जितने भी लोग हैं दुनिया में वो सारे एक दूसरे से जो है मतलब कि उनका जो है सही पटता हो, ठीक है, सही बनता हो, तो वो चीज़ नहीं होता है। तो वैसे ही मेटल्स में है, मेटल्स की सारे मेटल्स का ये नहीं है इम्पॉर्टेंट कि वो ही आपस में वो कोई भी दो आप चुने और वो दोनों मिक्स हो जाएं या वो तीनों मिक्स हो जाएं, चारों मिक्स हो जाएं, वो कोई मैटर नहीं करता। ये नहीं है कि सिर्फ दो ही मेटल मिलते हैं तो एलॉय बनता है, जो भी मिक्सचर ऑफ मेटल्स है वो मिला करके जो है वो एलॉय बनता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि अलॉय का पर्पस क्या होगा, और बाकी मैं और भी चीज़ें बताऊंगी, क्या क्या मेथड्स भी होते हैं इसके अंदर, थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे बताऊंगी, क्योंकि देखिए मेथड्स आपके में है नहीं, इसके अंदर सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम थोड़ा सा देखेंगे कि अलॉय आखिर बनता किस तरह से है, तो थोड़ा बहुत मैं वहाँ पर ये चीज़ भी बताऊंगी जब अलॉय हम पढ़ेंगे तो। यानी कि जो हमारा दूसरा पोर्शन है यूनिट नंबर 3 का, दैट इज इंजीनियरिंग मटेरियल, और उसमें अलॉय के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब उसी में आ जाता है फेरस और नॉन फेरस। अब यही एलॉय मेटल में आ जाता है फेरस और नॉन फेरस। अब देखिए फेरस में क्या है, आपको दिख रहा होगा फेरस किसके लिए यूज हो रहा है, ये हमारा आयरन के लिए यूज होता है। तो यानी कि जो फेरस एलॉयज होते हैं उनमें ज़्यादा मात्रा में आयरन होता है। ठीक है, और नॉन फेरस में जो है ऐसा नहीं है, नॉन फेरस है तो आयरन नहीं है, उसके अंदर भी आयरन प्रेजेंट होता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बेस मटेरियल होता है यानी बेस मेटल होता है वो कोई और मेटल होता है। जैसे कि हमारा नॉन फेरस के अंदर कॉपर आ जाता है, एल्युमिनियम आ जाता है, ठीक है, या और भी अदर भी मटेरियल से वो आ जाते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर नॉन फेरस एलॉय कौन सा है, फेरस एलॉय कौन सा है, क्या होता है ये, तो वो सारी चीज हम देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, फिर इसको जो दिया हुआ है आपके सिलेबस में जो है फेरस और नॉन फेरस का हमें देखना है कि कौन कौन से एलॉय हैं और उसका कॉम्पोजिशन यानी कि कितनी मात्रा में कौन सी चीज़ें, जैसा मैंने अभी बताया कि मात्रा जो है आयरन की कम या ज़्यादा होती है, तो वैसी अदर जो भी मेटल्स हैं उनकी भी मात्रा ऊपर नीचे होती है, तो वही कॉम्पोजिशन कहलाता है, परसेंटेज ऑफ दैट मेटल। ठीक है, या दैट एलिमेंट, और भी चीज़ हो सकता है, मेटल से अलग भी चीज़ हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेटल है तो एलॉय बना रहे हैं हम, कुछ भी चीज़ हम उसमें मिक्स कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कुछ भी मतलब कि कोई भी चीज़ उठा करके मिक्स कर दिया, हवा पानी सब मिला दिया, वो नहीं, सिर्फ इस एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ, पीरियोडिक टेबल की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो फेरस एंड नॉन फेरस का विथ एग्जाम्पल, विथ कॉम्पोजिशन, ठीक है, विथ प्रॉपर्टीज, क्योंकि आप इंजीनियरिंग मटेरियल्स पढ़े और मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि हमें सेलेक्ट करना होता है मटेरियल्स को, तो उसकी प्रॉपर्टीज जाने बिना आप नहीं करिएगा सेलेक्ट। तो आज आपको नॉलेज होगा कि इस चीज़ में ये प्रॉपर्टी होती है, तो आप कल हो करके जब इंजीनियर बनिएगा या काम करिएगा उस फील्ड में, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि नहीं इस मटेरियल में मुझे एल्युमिनियम नहीं लेना है, मुझे तो भाई कॉपर लेना है, क्योंकि इस चीज़ में ये कॉपर ही काम आएगा। क्यों, ये आप किस बेसिस पे कहेंगे, जब आप उस चीज़ की यानी कि वो एलॉय या वो मेटल की प्रॉपर्टी को जानिएगा, तब जा करके आप कहिएगा ना कि नहीं ये नहीं सेलेक्ट करके ये सेलेक्ट किया जाए। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे विथ प्रॉपर्टीज एंड विथ यूज भी पढ़ेंगे, एप्लीकेशन के साथ हमें पढ़ना है ये सारी चीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये 2 पोर्शन खत्म हुआ। अब आ जाते हैं थर्ड पे, यानी कि जो आपका यूनिट नंबर 3 है वो थर्ड नॉन मेटल्स जब आता है तो यानी उसमें बात होती है पॉलीमर्स की। सबसे पहले प्लास्टिक्स, जिसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में प्लास्टिक का नाम देते हैं। ठीक है,
तो प्लास्टिक के अंदर जो चीज़ होती है वो पॉलीमर्स होते हैं। तो पॉलीमर्स जो होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या है ये पॉलीमर। इसके अंदर आपको दो चीज़ पढ़ना है, यानी कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर के बारे में। होमोपॉलीमर क्या होते हैं और कोपॉलीमर क्या होते हैं। इसके अंदर प्रोसेस होता है पॉलीमर्स बनने का, उसको हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन जो हमारा है वो दो तरह का है, जैसे कि एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन, और दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये आपको पॉलीमराइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जानना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आपको पढ़ना है थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग, यानी कि थर्मोप्लास्टिक जो होता है वो क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, वो कैसे होता है, किस में कौन सा पॉलीमराइजेशन होता है, यानी कि इन दोनों में से कौन सा पॉलीमराइजेशन यूज करके क्या चीज़ बनता है। तो आगे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक्स जो हैं वो दिए हुए हैं, कोई इसमें थर्मोप्लास्टिक होगा, कोई थर्मोसेटिंग होगा, या जो भी पॉलीमर्स हैं जो बनते हैं वो क्या क्या, जैसे कि पॉलीथीन है जो सबसे कॉमन है। पॉलीथीन कैसे बनता है, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ इथीन इसमें रहते हैं, सॉरी डिफरेंट नहीं, मैनी टाइप ऑफ, यानी बहुत सारे जो हैं इथीन इसमें मिल करके, पॉली मीन्स होता है बहुत सारा, ठीक है, मर्स मीन्स यानी कि चेन बना रहा है एक चीज़ का। ठीक है, तो उसी में हम देखेंगे कि क्या होता है पॉलीमर, और सारी चीज़ हम देखेंगे कैसे कौन सी चीज़ बन रही है। ठीक है, और कौन से पॉलीमराइजेशन से बन रही है। तो आपको दिया हुआ है इसमें पॉलीथीन, ऑर्लन, टेरिलीन, नाइलॉन 6 नाइलॉन 6, तो डिफरेंट चीज़ें दी हुई हैं उन, और बैकेलाइट। ठीक है, तो इसमें जो भी थर्मोप्लास्टिक है वो हम देखेंगे, थर्मोसेटिंग कौन सा है वो देखेंगे, और थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक जो है उसके बारे में डिफरेंस भी देखेंगे हम कि आखिर थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और फिर हमारा इसी के अंदर आ जाता है पॉलीमर्स की ही अगर हम बात करेंगे तो एक हमारा आ जाता है प्लास्टिक से हटकर अगर आप देखें तो वो है रबड़। ठीक है, रबड़ भी आप प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रबड़, जैसे कि रबड़ बैंड अलग हो गया और हमारा वो इलास्टिसिटी दे रहा है, तो वही इलास्टिसिटी के लिए ही रबड़ जाना जाता है। या आप इरेजर यूज़ कर रहे हैं वो उसमें भी रबड़ है, या और मटेरियल्स आपके घर के अंदर है उसके अंदर रबड़ लगाया गया है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ यूज़ है रबड़ का। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रबड़ जो है हमारा उसके अंदर एक प्रोसेस होता है दैट इज वुल्कनाइजेशन। ठीक है, वुल्कनाइजेशन, वुल्कनाइजेशन जो है रबड़ में क्यों करते हैं ये चीज़, तो उसके लिए आपके सिलेबस में ये नहीं दिया हुआ है कि आर्टिफिशियल रबड़ बताइए और नेचुरल रबड़, सीधा दे दिया वुल्कनाइजेशन। तो उसके लिए आपको जानना तो होगा ना कि आखिर वुल्कनाइजेशन करना क्यों ज़रूरी है, और ये है क्या चीज़। रबड़ को ऐसे ही क्यों नहीं यूज़ कर लेते, प्लांट से निकाला और यूज़ कर लिया सीधा। तो हम उसके लिए देखेंगे कि जो हमारा नेचुरल रबड़ है वो हमारा क्या होता है कि स्वीटेबल नहीं होता है, वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, जिसकी वजह से हम बाकी एप्लीकेशंस में उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसीलिए हम उसके अंदर क्या करते हैं, वुल्कनाइजेशन करते हैं। इसमें क्या होता है कि सल्फर को ऐड किया जाता है कुछ परसेंटेज में, मैं यहाँ पे छोटा सा चीज़ बता देती हूँ कि सल्फर को ऐड किया जाता है कुछ परसेंटेज में, और जो है उसको हार्ड बनाया जाता है रबड़ को, फिर उसको आगे प्रोसेस में लाया जाता है, यानी एप्लीकेशंस में लाया जाता है, फिर फैक्ट्रीज में जाता है, तो डिफरेंट टाइप की चीज़ें बनती है, जैसे स्लीपर्स हो गया, बहुत सारी चीज़ आप देखते हैं कि रबड़ का बन रहा है, रबड़ का कहीं पे ढक्कन बन रहा है, तो कुछ है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें जो हैं वो रबड़ की तब आगे जाके बनती है। तो उससे पहले हम वुल्कनाइजेशन पढ़ेंगे, और विथ केमिकल रिएक्शन आपका लिखा हुआ है, इसका केमिकल रिएक्शन होता है, उसको भी हम देखेंगे कि वुल्कनाइजेशन में कैसा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो इस तरह से हमारा यूनिट नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, यूनिट नंबर 3। अब हम आते हैं यूनिट नंबर 4 पे। यूनिट नंबर 4 जो है हमारा, उसका नाम क्या है, यानी कि जो उसके अंदर हमें पढ़ना है वो पढ़ना है केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल एंड केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल्स एंड ल्यूब्रिकेंट्स। अब देखिए
इसको अगर मैं यूनिट नंबर 4 को अगर किसी पोर्शन में हम डिवाइड करना चाहते हैं तो क्या होगा कि इसको हम 2 पोर्शन में डिवाइड करेंगे, और 2 पोर्शन में से भी जैसे यूनिट नंबर 3 में क्या था, फर्स्ट पोर्शन हमारा 2 में डिवाइड हो रहा था, मेटल और अलॉय, और इसी के अंदर क्या होगा, इसमें भी यही चीज़ है कि पहले तो हमें फ्यूल के बारे में पढ़ना है, तो ये फर्स्ट पोर्शन हो गया, और जो हमारा ल्यूब्रिकेंट है वो हमारा सेकेंड पोर्शन है। तो फ्यूल के बारे में पढ़ना जो है, उसी के अंदर जो फ्यूल हमारे यानी कि जो आप यूज़ करते हैं डेली लाइफ में वो है पेट्रोल एंड डीजल, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये एक तरह का क्या है स्टूडेंट्स, फ्यूल है। हम क्या कहते हैं कि गाड़ी में हमें तेल भरवाना है, ये तो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं, लेकिन असल चीज़ क्या हमें करना होता है, गाड़ी में हमें फ्यूल लेना होता है। हम सही वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, हम सीधा तेल लेना बोल देते हैं, ठीक है। ये तेल थोड़ी होता है उठाया और सर में लगाने वाला तेल है और उसको लगा दिया, सीधा गाड़ी में डाल दिया और चलने लगी गाड़ी, ऐसा नहीं है। वो असल में मेन चीज़ हम वर्ड जो यूज़ नहीं करते हैं वो हम क्या करते हैं, फ्यूल, ठीक है। फ्यूल हमें लेना होता है गाड़ी में। तो वो कैसा फ्यूल है, हर एक चीज़ का अपना अलग अलग फ्यूल हम यूज़ करते हैं अलग। गाड़ी में हम कोयला नहीं डालते हैं, कोयला भी क्या होता है, फ्यूल ही है एक तरह का, ठीक है, जिसको कि मतलब कि हम जलाने के लिए ही यूज़ कर रहे हैं। ये भी क्या है, हम कह देते हैं तेल जल गया, इतने दूर चले गए तो इतना तेल जल गया बेकार में, ठीक है। तो उसमें क्या है, वो तेल जलना नहीं है, वो क्या है, हमारा जो फ्यूल है वो उसके अंदर खप जाता है हमारा, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि पेट्रोल एंड डीजल भी एक तरह का फ्यूल है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो हमारा फर्स्ट वाला पोर्शन है, इसी के अंदर अगर मैं एक और पोर्शन बनाऊँ तो ये वाला बनेगा थर्ड, ठीक है। या आप इसको थर्ड कह दीजिए और ये फर्स्ट और ये सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आपको फ्यूल के बारे में पहले पढ़ लेना है, उसके बाद आपको पेट्रोल एंड डीजल के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, जो पेट्रोल एंड डीजल तो आप बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे फ्यूल में क्या क्या पढ़ना है। तो फ्यूल जो हमारा है, इसमें आपको देखना है कि डेफिनेशन क्या है, फ्यूल आखिर क्या होता है, ठीक है। फ्यूल आखिर होता क्या है, और इसका जो अगर अच्छा फ्यूल यानी कि जो एक आइडियल फ्यूल का एक कैरेक्टरिस्टिक क्या गुण होना चाहिए उसके अंदर कि वो एक अच्छा फ्यूल कहला सके, ठीक है ना। हम कोई चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं, अच्छा फ्यूल हमें लेना है, तो वो किस चीज़ के लिए ले रहे हैं वो तो है ही, लेकिन उस फ्यूल की हमें प्रॉपर्टी यानी कि उसका कैरेक्टरिस्टिक हमें जानना होगा कि वो एक अच्छा फ्यूल होने का क्या क्या पॉइंट होता है ना कि अच्छे बच्चे बनने का या अच्छा स्टूडेंट होने का, एक होनहार स्टूडेंट होने का क्या क्या पॉइंट होता है। तो सिर्फ अच्छा मार्क्स लाना नहीं होता है, उसके साथ साथ डिसिप्लिन भी मैटर करता है, ठीक है। आपका बिहेवियर, आपका नेचर, सारी चीज़ मैटर करती है। तो सेम फ्यूल के साथ भी होगा कि एक जो अच्छा फ्यूल अगर हम सेलेक्ट करें तो उसके लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए वो हम देखेंगे फर्स्ट पोर्शन के अंदर। फिर आ जाता है कि फ्यूल का क्लासिफिकेशन, यानी कि फ्यूल का कितना टाइप है, कितना प्रकार है, तो वो चीज़ हम देखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स, ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू जो है हमारा, वो 2 तरह का मेन पढ़ना है, कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि इसमें आपको HCV यानी कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, और दूसरा है LCV दैट इज लो कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे HCV और LCV, जिसमें कैलोरीफिक वैल्यू क्या है वो चीज़ हम देखेंगे, और इसके अंदर HCV LCV क्या है वो भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमने जान लिया कि HCV LCV क्या है, उसी के अंदर हम देखेंगे कि डिटर्मिनेशन कैसे होता है, यानी कि कैसे इसको हम निकालते हैं, ठीक है। हाउ टू डिटरमाइन HCV एंड LCV बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है वो तो अब उसमें ही पता चलेगा जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। बॉम्ब कैलोरीमीटर से किस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कैलोरीफिक वैल्यू को, जो कि HCV और LCV को, ये चीज़ हम देखेंगे इसके अंदर। फिर आता है कैलकुलेशन। अब निकाल तो लिया, अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये चीज़ भी है। तो यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू निकाल के उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, ये चीज़ देखेंगे।
और वो भी किसके मदद से, एक फॉर्मूला होता है जो कि है डुलोंग्स फॉर्मूला। क्या है? डुलोंग्स फॉर्मूला। इसकी मदद से, डुलोंग्स फॉर्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे HCV और LCV का। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ फर्स्ट पोर्शन, दैट इज अबाउट ओनली फ्यूल। ठीक है, अब क्या है कि फ्यूल तो हो गया, अब साथ में दूसरा चीज क्या है, पेट्रोल एंड डीजल, वो भी एक फ्यूल है, तो उसी के अंदर देख लिया हमने कि फ्यूल रेटिंग क्या होती है। अब इस पोर्शन के अंदर आपको देखना है कि रेटिंग, फ्यूल का रेटिंग क्या होता है, यानी कि उसके अंदर आपको एक वर्ड, दो वर्ड दिया हुआ है जो कि है ऑक्टेन एंड सिटेन नंबर, तो वो भी क्या है वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, फिर केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है वो देखेंगे। पेट्रोल एंड डीजल के अंदर हमें केमिकल कॉम्पोजिशन देखना है कि क्या क्या होता है। फिर दूसरा कैलोरीफिक वैल्यूज, इसमें भी देखना है हमें कि क्या है कैलोरीफिक वैल्यू। और साथ में हमें पेट्रोल एंड डीजल का जो लास्ट टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ LPG, CNG एंड बायोगैस। LPG, CNG एंड बायोगैस। ठीक है, ये तीनों का सिर्फ एप्लीकेशन पढ़ना है कि क्या है, तो इसमें देख भी लेंगे कि LPG क्या है, CNG क्या है, बायोगैस क्या है। ठीक है, जो कि आपको थोड़ा बहुत पता भी है। हम यूज़ करते हैं LPG कहाँ, सिलेंडर में यूज़ कर रहे हैं। फिर हमारा CNG है, ये भी ऑटो वगैरह में यूज़ होता है, बायोगैस भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ है, तो इसका एप्लीकेशन हम देख लेंगे। अब लास्ट टॉपिक जो यूनिट नंबर 4 का है वो है ल्यूब्रिकेंट। ल्यूब्रिकेंट क्या होता है? ल्यूब्रिकेंट जो है, आप बड़ी बड़ी मशीनरीज देखते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज देखते हैं, वहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, मशीन पार्ट्स होते हैं, जो कि जो इतना कोई रोटेट करता है, कोई कुछ करता है, कोई स्लाइड करता है, कोई कुछ करता है, हर तरह की चीज़ है, हर तरह की फैक्ट्री में आपको मशीन ही दिखाई दे रहा होगा। तो वो मशीन क्या है, उसके अंदर कभी क्या होता है कि जैसे हमारे डेली लाइफ में आप देखते हैं कि कोई मशीन है या सिलाई मशीन है, या फिर आप डोर देखते हैं, कभी क्या होता है बरसात के टाइम में या ऐसे भी क्या होता है कि डोर हमारा आवाज़ करने लग जाता है। ठीक है, या फिर आपका जो लॉक है या फिर जो आप लगाते हैं दरवाजे में, जो कोई चीज़ लगाते हैं कि भाई उससे हम बंद कर रहे हैं, तो वो टाइट हो जाता है, कोई भी चीज़ टाइट हो जाती है। ठीक है, तो उससे क्या, या फिर आवाज़ आने लगती है बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग आवाज़, तो उससे क्या है, हम उसमें ऑयल डाल देते हैं, ताला हमें नहीं खुलता है, वो एकदम जाम हो जाता है, चाबी खुल ही नहीं रहा है, चाबी टेढ़ा हो जाता है लेकिन वो नहीं खुलता है। तो क्या होता है कि उसमें हमें ऑयल डाल देते हैं, हम उसके अंदर ऑयल डाल देते हैं, रस्टिंग वगैरह हो जाती है या उसकी वजह से हो, तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं कि वो खुलने लगता है, क्योंकि उसके अंदर का मशीन पार्ट जाग जाता है। कहने का मीन्स है कि उसके अंदर उसको जो चीज़ नीड चाहिए, यानी कि ग्रीसी होने के लिए जो उसका सरफेस को ग्रीस कर सके, वो चीज़ उसको मिल जाता है, उससे उसको सॉफ्टनेस आ जाती है। ठीक है, तो सेम यहाँ पर ल्यूब्रिकेंट के बारे में हमें यही पढ़ना है। बड़े बड़े मशीनरीज में हमें ल्यूब्रिकेंट्स के बारे में पढ़ना होता है, उसमें हमें नीड होती है, ल्यूब्रिकेंट की ज़रूरत होती है। तो ये भी क्या टाइप ऑफ ल्यूब्रिकेंट हम पढ़ेंगे इसके अंदर, यानी कि ल्यूब्रिकेंट क्या होता है ये तो पढ़ लेंगे, उसका फंक्शन क्या है, वो करता क्या है, वो हो जाएगा। यानी कि एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो होता है हमारा, मैं ये कह सकती हूँ कॉमन में, यानी कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जब हम ये करते हैं तो इससे क्या होता है कि एक तो कॉन्टैक्ट जो हमारा हो रहा है वो चीज़ भी डैमेज हो जाती है, उसका सरफेस भी धीरे धीरे टाइम के साथ तो डैमेज होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो आगे डैमेज, बाकी जो मशीन का हैवी पार्ट्स है वो डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ल्यूब्रिकेंट का वहाँ पे जब यूज़ कर देते हैं तो होता क्या है कि ल्यूब्रिकेंट के पार्टिकल आपस में उन दोनों चीज़ जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है उसको जो है वो जो घिसने में, मतलब कम घिसे वो, उसमें मदद करते हैं ल्यूब्रिकेंट। ऐसे मैं ईदी लैंग्वेज में आपको यही बता सकती हूँ। ठीक है, बाकी ल्यूब्रिकेंट का डेफिनेशन, फंक्शन, सारी चीज़ हम जानेंगे अपने जो क्लास होगा उसी में देखेंगे। ठीक है, और उसमें क्या है कि जैसे फ्यूल के बारे में जाना था कि अच्छे फ्यूल का क्या खासियत है, तो इसका भी जानेंगे कि अच्छा ल्यूब्रिकेंट कैसे चूज करें। ठीक है, फिर इसी में क्या है कि डिफरेंट जो भी इसके अंदर है क्या, विस्कोसिटी इंडेक्स वगैरह, ये सारी चीज़ प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, क्लाउड एंड पोर पॉइंट वगैरह, ये सारी चीज़ हम देखेंगे ल्यूब्रिकेंट्स के बारे में। ठीक है, फिर लास्ट में हमारा जो है क्लासिफिकेशन आपको लास्ट में दिया हुआ है, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि क्लासिफिकेशन, यानी सॉलिड ल्यूब्रिकेंट अलग होता है, ऑयल का वो लिक्विड ल्यूब्रिकेंट जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं, है ना, जो मैंने ताले का एग्जाम्पल बताया, तो उसमें क्या है कि वो ल्यूब्रिकेंट जो है ऑयल वाला यानी लिक्विड ल्यूब्रिकेंट के अंदर आता है। फिर सॉलिड अलग होता है, सॉलिड एंड लिक्विड के बीच का होता है सेमी
सॉलिड, तो सेमी सॉलिड अलग होता है। तो वही सब चीज़ हम देखेंगे अपने यूनिट नंबर 4 के अंदर, ठीक है। और फिर अब हम देखेंगे लास्ट अपना यूनिट नंबर 5, वो क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यूनिट भी हमारा जो लास्ट यूनिट है यानी यूनिट नंबर 5, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि बाकी जितने भी यूनिट को मैंने बताया आपको, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको लगा होगा। और वैसे ही यूनिट नंबर 5 है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में हमें जानना है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो एक ब्रांच है केमिस्ट्री का, जिसके अंदर हम डील करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। एक इजी वर्ड में मैं आपको बता रही हूँ, इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन करवाते हैं और केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाते हैं। उसी ब्रांच को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपको बहुत, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि हम इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब मैं केमिस्ट्री के टर्म में बात करूँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये आपको जो है चेंज होगा किसमें, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। तो इसके अंदर आपको अगर मैं पोर्शन इसमें डिवाइड करती हूँ, दोनों चीज ही होगा, इलेक्ट्रिकल से केमिकल, केमिकल से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं हम। तो इसमें क्या है कि दो पोर्शन, अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगर हम पोर्शन डिवाइड करें तो वो इसी तरह से डिवाइड होगा कि सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। यानी कि जो पहला पोर्शन होगा वो ये वाला होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल से केमिकल। दूसरा पोर्शन हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आप इंटरेस्ट इसमें ले सकें और अच्छा आपको लगे पढ़ने में, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि ये कोई बोरिंग चीज़ नहीं है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें कि आपको इलेक्ट्रोलाइट के बारे में जानना होगा। पहले आपने पढ़ा है मेटेलिक कंडक्टर्स जितने भी, यानी कि फिजिक्स में, ये फिजिक्स का ही पार्ट है, ठीक है, जो कि ये हमारा फिजिक्स का ही पार्ट है, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोनों मिक्स आप कह सकते हैं, ठीक है। एनर्जीज की बात करिएगा तो वहाँ पे आपको फिजिक्स याद आ जाएगा, फिर आप केमिकल रिएक्शन देखिएगा तो आपको क्या याद आएगा, केमिस्ट्री याद आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो केमिकल एनर्जी चेंज कर रहे हैं, तो उसमें आप इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़िएगा। यानी कि जो जितनी भी बाकी चीज़ आपने देखी, जैसे कि कंडक्टर्स, जो भी मेटेलिक कंडक्टर्स आप देख रहे थे, उसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस आता है, रेजिस्टेंस आता है जो कि क्या करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकता है, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला कौन है, वहां पे रेजिस्टेंस है। आपने पढ़ा कंडक्टर के बारे में, तो वहां पे आप कंडक्टर सॉलिड टाइप का चीज देख रहे थे, जैसे वायर, ये सब चीज आप देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कि एक सॉल्यूशन आपको दिखेगा, जो कि सॉल्यूशन है, लिक्विड है, उसके अंदर, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, जिसके अंदर कंडक्टिविटी होगा, कंडक्शन होगा, यानी जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस मतलब इलेक्ट्रिसिटी दे के केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं। और उसका भी एक अलग एप्लीकेशन होता है, यानी कि जो हमारा सेल बनता है उसके अंदर दो तरह का सेल रहेगा, ठीक है ना। एक तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा, जिसमें कि आपको फर्स्ट पोर्शन देखने को मिल रहा है। दूसरा वाला जो चेंज करेगा वो करेगा इलेक्ट्रोकेमिकल। तो दो सेल के बारे में आप पढ़िएगा, और वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो आपका डेली यूज जो आप करते हैं, डेली प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं, जो कि बैटरी सेल, उसके बारे में हम पढ़ेंगे सेकेंड पोर्शन। तो देख लेते हैं टॉपिक्स क्या क्या है, कि इसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आपको देखना है, यानी कि कैसे कंडक्टिविटी होती है। वहाँ पे आप कंडक्टर में देखते थे कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से करंट अपोजिट डायरेक्शन में उसके फ्लो कर रहा है ना। लेकिन यहाँ क्या है, आयंस की मोबिलिटी के होने की वजह से आपको कंडक्शन दिखाई देगा, यानी कि आयंस मूव करेंगे, ठीक है। कैटायन, एनायन, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी।
फिर इसी के अंदर आता है आरेनियस थ्योरी। आरेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है, इसमें सारा हम थ्योरी देखेंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे क्या होता है आयंस के बारे में, सारी चीज़ें यहाँ पे हमें पता लगेगी, ठीक है, कि एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कैसे कैसे कौन सा आयन कैसे मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक एंड मेटेलिक कंडक्शन के बीच का डिफरेंस देखेंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल लेके बताया कि आप कंडक्टर देख रहे थे और अब आप इलेक्ट्रोलाइट देख रहे हैं, अब दोनों के बीच में यानी कि डिफरेंस देखेंगे कि इसमें कंडक्शन कैसे हो रहा है और इसमें कंडक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है कि इसी में पढ़ना है ओम्स लॉ। अब इसके अंदर हम ओम्स लॉ देखेंगे कि कैसा है, और इसके अंदर फिर आपको दो टर्म आएगा, मोलर कंडक्टिविटी। अब हम कंडक्टिविटी के बारे में देखेंगे कि कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये सब ओम्स लॉ से ही पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, मानिए ये बात मेरी, ठीक है। रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, तो यही जो कंडक्टिविटी पढ़ेंगे ना, अब उस लिक्विड के अंदर जो पढ़ेंगे हम कंडक्टिविटी, तो यही से हमारा मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना, 1 मोल ऑफ से आएगा आयन से, मोलर कंडक्टिविटी और हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये दो चीजें पढ़नी है आपको। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये मैं आपको बताऊंगी कि कैसे निकाला जाता है, और इन दोनों के बीच का वेरिएशन भी देखना है हमें, ग्राफ देखना है कि कैसे होता है, क्या चेंज आता है, वेरिएशन इन दोनों के बीच में, ठीक है। ये हो गया हमारा वेरिएशन। अब इसी में हमें एक लॉ पढ़ना है जो कि जिसको कहते हैं कॉलरॉश लॉ, वो हम पढ़ेंगे, और फिर उसी में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। अब ये जो प्रोसेस हो रहा है स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट वाला पोर्शन जो बात हो रही है, इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि जो पूरा प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज करने को, उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। और यही इलेक्ट्रोलिसिस जो है उसमें हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉ क्या है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, उस पर सिंपल न्यूमेरिकल आपको करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। और इस पे सिंपल न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, बहुत इजी होता है ये न्यूमेरिकल, कोई इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि कैसा होगा, बहुत हार्ड होगा, कुछ भी आपको इसके अंदर हार्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। यूनिट नंबर 5 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको ये हो गया एक पोर्शन। दूसरे पोर्शन में अब आते हैं क्या, गैल्वेनिक सेल, यानी कि जो मैंने बोला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, केमिकल से इलेक्ट्रिकल को चेंज करने वाला, उसको हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। उसको जो है उसका एग्जाम्पल हम लेके समझेंगे डैनियल सेल का, ठीक है, कि डैनियल सेल में हम पूरा सेटअप करेंगे, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये आइडिया आया कहाँ से, आखिर ये सेल बनाने का आइडिया कैसे आया, ये सारी इंटरेस्टिंग चीज़ भी मैं आपको बताऊंगी इस क्लास में, ठीक है। फिर इसी में आपको क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है। फिर मेजरमेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखिए ये होता क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको मिलेगी। इसमें क्या है कि किसका ऑक्सीडेशन, यानी कि आपको याद होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपने कभी पढ़ा हो तो अगर नहीं पढ़ा तो इसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का गेन होना, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, वो ही हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से मतलब इसमें रखता है। तो दोनों को मिला के रिडॉक्स रिएक्शन होता है। कैसे ये रिएक्शन से आइडिया आया कि हम इस सेल को बनाएं, वो भी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो इसमें क्या है कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, वो हमारा बताता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो आपको पढ़ना है। और उसमें आपको एक रेफरेंस लिया जाता है, किसी भी चीज़ को नापने के लिए एक रेफरेंस लेते हैं आप, ठीक है। तो वो रेफरेंस यहाँ पे आप किसका लेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम रेफरेंस लेते हैं, और बाकी चीज़ों का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नापते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी में आप पढ़िएगा नर्स्ट इक्वेशन के बारे में। नर्स्ट इक्वेशन क्या है उसके बारे में मैं बताऊंगी आपको। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया यहाँ पे। फिर ईएमएफ क्या है, ईएमएफ भी हम देखेंगे कि क्या है इसके अंदर, सेल के अंदर सेल का ईएमएफ होता है, वो हम देखेंगे, ठीक है। फिर ये हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फिर आ जाता है हमारा, अगर कमर्शियली देखें कि बैटरी क्या है, यही सेल कमर्शियली जो यूज हो रहा है,
वो बैटरी है, यानी कि प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल यानी कि उसमें एग्जाम्पल आपको लिया जाएगा ड्राई सेल का, जैसे कि छोटे छोटे सेल्स आप छोटे वॉच में, ठीक है, या फिर एक छोटी टॉयज वगैरह में आप छोटे छोटे सेल का यूज करते हैं, जो कि इस तरह से छोटा सेल होता है, ठीक है। तो वो सब जो सेल होते हैं वो ड्राई सेल होते हैं। तो कैसे वो यूज किया जाता है, मतलब उसका जो फंक्शन है वो हम देखेंगे कि उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, उस सब की हेल्प से हम देखेंगे कि कैसे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है। फिर उसी में आप पढ़िएगा सेकेंडरी सेल, जो कि लेड स्टोरेज सेल का एग्जांपल लेके दिया है, उसका भी कंस्ट्रक्शन वगैरह हम देखेंगे। फिर आ जाता है एक फ्यूल सेल। फ्यूल सेल के बारे में हम पढ़ेंगे, ये भी एक नया सा लगेगा आपको सेल किस तरह का है, वो हम देखेंगे फ्यूल सेल, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि ये वाला पोर्शन खत्म हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक इसके अंदर ऐड अप किया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ये सेल वेल के बारे में बता के, वो छोटा सा टॉपिक क्या है, कोरोजन है। कोरोजन, वो भी कोरोजन कौन सा, आप जानते हैं कि अगर कोरोजन बोल दिया जाए तो कोरोजन से आप समझते हैं कि किसी चीज का खराब, यानी मेटल्स का खराब होना, मटेरियल्स का खराब होना, दैट इज कोरोजन, है ना, अगर इजी वर्ड में अगर बात करें तो। यही कोरोजन एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम पढ़ेंगे, प्रोसेस हम पढ़ेंगे, यानी कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल के बारे में हम जो पढ़ेंगे ना सेल के बारे में, उसी में जो है आपको पता होगा कि सेल कोरोड भी करता है, खराब भी होता है। सेल अगर बहुत दिन तक के रख दीजिएगा तो कोरोजन होता है उसमें, तो वही उसी से रिलेटेड हम इस चीज को देखेंगे, कोरोजन को एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, किस तरह से जो है उसके अंदर ऑक्सीडेशन किसके साथ कर लेता है, रिडक्शन किसके साथ होने से एक कोरोजन हो जाता है उस सेल के अंदर, ठीक है। तो वो चीज हम पढ़ेंगे अपने यूनिट नंबर 5 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस तरह से आपका पूरा ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब आपको दिख रहा होगा, अब आप यूनिट नंबर 1 से देखिएगा तो आपको काफी इजी लग रहा होगा कि ये चीजें बहुत आसान है पढ़ने में, ठीक है ना, और वाकई में आपको आसान लगेगा, एक भी टॉपिक आपका यहाँ पे छूटेगा नहीं, और एक एक चीज को कराया जाएगा, और वो भी बेसिक के साथ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ये कह दूंगी कि वो चीज़ आपने पढ़ा है तो बस पढ़ा हुआ है आपने, उसी को याद करके ये चीज़ याद कर लीजिए, ऐसी चीज़ नहीं होगी। और सीधा आपको जो बेसिक है वो वहाँ पे हम देखेंगे पहले, उसके बाद हम वो मेन टॉपिक को क्लियर करेंगे, और वो आपका टॉपिक एकदम 100% क्लियर होगा वहाँ पे, और उस आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे क्या है कि समझ भी आएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। बाकी मेहनत आपको करनी है, ठीक है ना, बाकी जो है आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, लेकिन आप खुद से अगर नोट्स नहीं बनाएंगे या खुद से कॉपी पेन हाथ आप नहीं चलाएंगे तो आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब हाँ, वही चीज़ है कि आप सुन भी रहे हैं, आप उस पॉइंट को नोट डाउन करने की हैबिट बनाइए, ठीक है। फिर उसी में हम देखेंगे कि किस तरह से जो है क्वेश्चन, आप जब टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा तो क्वेश्चन किस तरह से अराइज किया जाए, है ना, वो भी चीज़ हम देखेंगे। साथ ही साथ काफ़ी टिप्स आपको मिलेगा इसमें, और कैसे प्रिपेयर करेंगे आप एग्ज़ाम के लिए, वो भी चीज़ आपका देखा जाएगा। और साथ ही साथ सिर्फ एग्ज़ाम का प्रिपरेशन नहीं, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे आपको नॉलेज भी मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सारा आपका अप्लाइड केमिस्ट्री था। अब आप थोड़ा सा ये पूरा देख करके वीडियो और ये सोचिए कि सही में ये बोरिंग है या फिर इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि हमारा पूरा सिलेबस डिस्कस हमने कर लिया है। बाकी रेगुलर क्लास जिसको भी ज्वाइन करना है, जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं, ठीक है, तो वो जा सकते हैं हमारे ऐप, यानी पहले भी मैंने बताया कि नेक्स्ट एग्जाम 8 PM जो है हमारा प्ले स्टोर पे ऐप है, उसको डाउनलोड करिए और वहाँ पे आप किसी भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।